स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स, है ना। तो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स का बेसिक मीनिंग क्या है? मोशन, है ना। तो किसी भी रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, किसी भी रिएक्शन की स्पीड कितनी तेजी से रिएक्शन हो रही है या कोई सा रिएक्शन कितना स्लो हो रहा है ना। अगर मैंने दो रिएक्टेंट को मिलाया तो कितनी देर में प्रोडक्ट बनेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे? केमिकल काइनेटिक्स में। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या हो जाएगी आपकी? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of किन चीजों की स्टडी करेगी? एक तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? कोई रिएक्शन कितनी तेजी से हो रही है, मतलब आपने दो रिएक्टेंट को मिला तो कितनी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा या प्रोडक्ट बनने में कितना टाइम लगेगा, या उस रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। जैसे अगर आपने किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट का क्वांटिटी बढ़ा दी तो रिएक्शन कितनी जल्दी होगी या कितनी स्लो हो जाएगी, है ना। किसी रिएक्शन में आपने रिएक्टेंट की क्वांटिटी बढ़ा दी तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। कोई सी रिएक्शन चल रही थी, 1 atm प्रेशर था, आपने 10 atm प्रेशर कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा कि स्लो होगा, है ना, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। रेट मतलब स्पीड, एक तरीके से कितनी जल्दी रिएक्शन हो रही है, कितना स्लो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग आप लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन। तो आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या इफेक्ट पड़ेगा? जल्दी से रिएक्शन हो जाएगा या टाइम लगेगा, है ना। प्रेशर बढ़ा होगा तो रिएक्शन जल्दी होगा या टाइम लगेगा होने में। तो ये क्या होगा? फैक्टर्स, है ना। किन फैक्टर्स के ऊपर रिएक्शन डिपेंड करेगा। और इस पूरे चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है कि अगर कोई दो अलग अलग तरीके के रिएक्टेंट है तो रिएक्शन करने के टाइम पे कंबाइन कैसे होंगे, अगर कंबाइन होंगे तो कितनी जल्दी कंबाइन होंगे प्रोडक्ट बनाएंगे, और ये पूरा रिएक्शन किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? विजिबल है? एक बार बता दो लिखा हुआ। अब केमिकल काइनेटिक्स से आपके एग्जाम में हर बार एक डेरिवेशन आता है 4 से 5 मार्क्स का, और डिफरेंस बिटवीन भी आती है। तो डेरिवेशन और डिफरेंस बिटवीन दोनों आती है आपको। तो यहाँ ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, रफ कर दो उसको। अब हमारा दूसरा टॉपिक जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ये तो हमने केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन देखा। स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले टॉपिक से, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो रेट का मतलब क्या है? सिंपल सा स्पीड। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से हमको क्या समझना है कि अगर दो रिएक्टेंट या दूसरा अगर रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं तो कितनी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। अगर रिएक्शन हो रही है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितनी जल्दी इंक्रीज हो रहा है, मतलब कितनी जल्दी प्रोडक्ट बनते जा रहा है, और कितनी जल्दी रिएक्टेंट कम होते जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल
अगर मेरे पास में रिएक्शन है A प्लस B जो कि मिलकर बना रहे हैं प्रोडक्ट C प्लस B, ठीक है। अब इसके अंदर रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा? AB रिएक्टेंट और C और B क्या है, प्रोडक्ट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि जब A और B कंबाइन हुए, A और B एक दूसरे से मिले तो कितनी जल्दी C और B बन रहा है, C और B के बनने की स्पीड क्या है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैंने शुरू में 10 मोल A के लिए है 10 मोल B के लिए, जब टाइम 0 सेकंड है तो एक चीज बताओ C का कितना मोल होगा और D का कितना मोल होगा? शुरू में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना होगा? टाइम 0 सेकंड है, मतलब अभी सिर्फ आपने रिएक्टेंट को लाके रखा है, रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ में कंबाइन होना चालू हुई क्या है? टाइम देखो ना 0 सेकंड, मतलब अभी क्या हुआ, आपने रिएक्टेंट्स को लाके रखा, रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो शुरू में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, 0, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, मैक्सिमम जो भी आपने दे रखा है। अब अगर मैं 5 सेकंड बाद देखता हूं तो मैंने देखा कि ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, तो बताओ प्रोडक्ट कितना बना होगा, 2 ये चीज समझ में आई सबको? अरे जितना रिएक्टेंट कम हुआ उतनी तो प्रोडक्ट बनेगा। अपन ने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि मास को नहीं आप बना सकते हो, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगा। तो यहां से अगर 2 मोल्स कम हुए तो वो 2 मोल्स कहां पर इंक्रीज हो गए, प्रोडक्ट साइड पर। क्लियर है सबको, है ना? अब एक चीज देखो, यहां पर क्या हो रहा है, कितने मोल डिक्रीज हुए, -2 हुआ, यहां पर इनमें से क्या हुआ, -2 हुआ। कितनी देर में -2 हुआ, 5 सेकेंड्स में। 5 सेकेंड में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, -2 मोल से कम हुआ, डिक्रीज हुआ है ना। कितने मोल्स कम हुए, 2 मोल्स से कम हुआ। और 5 सेकेंड में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हुआ, 2 मोल्स से इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या होगा कि 1 सेकेंड में कितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, या कितना प्रोडक्ट बना, या कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कम हुआ। 1 सेकेंड में कितना प्रोडक्ट बना या कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कम हुआ। तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ 1 सेकेंड में कितना रिएक्टेंट कम हुआ, तो आप क्या बोलोगे? 2/5 रिएक्टेंट कम हुआ, और 1 सेकेंड में कितना प्रोडक्ट बन रहा है, 2/5 प्रोडक्ट बन रहा है। बात समझ में? तो जब आप 1 सेकेंड का जो चेंज निकाल रहे हो कि 1 सेकेंड में कितना प्रोडक्ट बना या 1 सेकेंड में रिएक्टेंट की कितनी क्वांटिटी कम हुई, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया सबको? क्लियर हुआ सबको? क्या बोला मैंने कि यूनिट टाइम में कितना रिएक्टेंट कम हुआ और कितना प्रोडक्ट बढ़ा, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। अब यूनिट टाइम के लिए जब भी हम चीजों को देखते हैं तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं फिजिक्स में, अगर आपको याद हो, रेट ऑफ चेंज। याद करो, वेलोसिटी को लिखते थे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वैसे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ concentration of reactant or products किसके रिस्पेक्ट में लिखना है, रेट ऑफ चेंज, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कि टाइम के रिस्पेक्ट में,
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जब भी हम रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं मतलब हम यूनिट टाइम के लिए लिख रहे हैं, तो यूनिट टाइम में कितना रिएक्टेंट कम हो रहा है और कितना प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। तो एक चीज बताओ, अगर एक रिएक्शन है आर रिएक्टेंट है, उससे क्या मिल रहा है, पी प्रोडक्ट बन रहा है, और रेट ऑफ चेंज को अगर मैं आर लिख रहा हूं तो रेट ऑफ चेंज क्या जाएगा, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा हम क्या करते थे फिजिक्स के अंदर, थोड़ी बड़ी क्वांटिटी के लिए यूज करते थे, थोड़े बड़े डिफरेंस के लिए। अच्छा कोई बता सकता मैंने यहाँ पर माइनस क्यों लगाया? तो याद करो अपना पुराना एग्जांपल क्या था, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के 10 मोल थे, प्रोडक्ट के 0 मोल थे, 0 सेकेंड। ठीक, अब रिएक्टेंट के 8 मोल हो गए और प्रोडक्ट के 2 मोल बन गए, 85 सेकेंड। ऐसा कुछ था। तो रेट ऑफ चेंज निकालना मतलब क्या करते थे अपन, चेंज निकालेंगे रिएक्टेंट के अंदर कितना चेंज आया। तो रिएक्टेंट कितने से चेंज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, 8 माइनस 10 डिवाइडेड बाय कितने टाइम में चेंज हुआ, 5 माइनस 0। तो याद करो ये लिखा था हमने कि 1 सेकंड में कितना रिएक्टेंट कम हुआ, आया था 2/5। आया था कि नहीं आया था? चल, तो यहां पर माइनस साइन क्या बता रहा है आपको कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो किसी भी चीज का कंसंट्रेशन अगर टाइम के साथ में डिक्रीज होगा तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहां पर माइनस साइन क्या बता रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ reactant decreases with respect to time। अच्छा, प्रोडक्ट के लिए अगर मैं रेट ऑफ चेंज आर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ चेंज इस केस में पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा था टाइम के साथ, इंक्रीज हो रहा था कि डिक्रीज हो रहा था, बाद में नोट करना, पहले आंसर करो। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ में क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था कि डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा था। तो प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, 0 से क्या बना था, +2 मोल बना था। तो प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसका रेट ऑफ चेंज क्या है, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव साइन क्या बोल रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस विथ टाइम। सिंपल से सोचने वाली बात है, जब भी आप कोई रिएक्शन कराते हो तो रिएक्टेंट क्या होता जाता है, खत्म होता जाता है, प्रोडक्ट बनता जाता है, होता है कि नहीं होता है? जब भी आप कोई रिएक्शन कराते हो तो रिएक्टेंट क्या होता है, खत्म होता जाता है, प्रोडक्ट क्या होता है, बनता जाता है। फॉर एग्जांपल आपने सॉल्यूशन ही बनाया, आपने क्या करा, पानी लिया और शक्कर मिला, तो रिएक्शन के अंदर आप क्या कर रहे हो, शुगर प्लस वाटर। अब आप शुगर को उसमें मिलाते जा रहे हो तो क्या हो रहा है, दोनों रिएक्टेंट क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, और नई चीज क्या बनते जा रही है, सॉल्यूशन बनता जा रहा है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगा, कम होगा रिएक्शन में, धीरे धीरे शुरू में सबसे ज्यादा होगा, फिर टाइम के साथ धीरे 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 कम होने लगेगा। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। इतना समझ गए सब? चलो, रेट ऑफ रिएक्शन की जरा यूनिट बताओ क्या होता है। अच्छा, कंसंट्रेशन को हम हमेशा लिखते हैं, हिंट दे देता हूं, मोलरिटी के फॉर्म में, मतलब मोल्स पर लीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बताओ। मोल्स पर लीटर पर सेकेंड।
क्लियर है सबको? अरे कंसंट्रेशन लिखा हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल्स पर लीटर, और इसके डिवाइड में क्या लिखा हुआ है? टाइम मतलब सेकेंड, तो यूनिट क्या हो जाएगी? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, रफ कर दो इसको, समझ में आ गया सबको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखने का तरीका देखेंगे हम। एक एग्जांपल, एग्जांपल है आपका PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसको हमने हीट करा तो इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है PCl3 Cl2 बेस। अब एक चीज बताओ, जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगा PCl5 का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? PCl5 का कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। थोड़ा जोर से बोल सकते हो। PCl3 का कंसंट्रेशन क्या होगा? PCl5 टूट कर क्या बना रहा है? PCl3 और Cl2, मतलब PCl5 खत्म होता जा रहा है, PCl3 और क्लोरीन बनता जा रहा है। अब अगर इसके लिए हमको किसी ने बोला रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता था। तो PCl5 के लिए क्या लिखेंगे हम? डेल्टा PCl5 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्या ये सही लिखा होगा? सही लिखा है? नेगेटिव आएगा ऊपर, तो रिएक्टेंट है ना। अरे रेट ऑफ रिएक्शन आप दोनों से बता सकते हो, रिएक्टेंट से भी बता सकते हो, प्रोडक्ट से भी बता सकते हो। क्यों? क्योंकि जितना रिएक्टेंट कम होगा उतना ही तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि रिएक्टेंट कम होता चला गया और प्रोडक्ट नहीं बना। मास कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो जितना रिएक्टेंट कम होगा उतना ज्यादा क्या इंक्रीज होगा? प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। ठीक है, अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन को मैं और क्या लिख सकता हूँ? किसके इक्वल लिख सकता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन और किसके इक्वल है? जस्ट मैं ऐसा लिख सकता हूँ डेल्टा PCl3 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सही है? और इसको क्या लिख सकते हैं हम? डेल्टा Cl2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्लियर है सबको? कोई डाउट है इसके अंदर? इसके लिए लिख के बताओ, अगर आपका रिएक्शन है A प्लस B, मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं C प्लस D, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख कर बताओ। इसके रेट ऑफ रिएक्शन का लिख लिया। क्या आंसर आया बताते हैं? क्या लिखा? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन बताओ।
माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, ए से रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो ये आएगा। अच्छा, बी से रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो क्या आएगा? और कौन बताएगा? और किसी को नहीं आया? निखिल, उर्वशी, शौर्य कुमार। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। हाँ उर्वशी, इसको क्या लिखेंगे? डेल्टा डी के लिए क्या लिखेंगे? डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, अभी ये जो हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, एक चीज बताओ, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस? क्योंकि हमने पढ़ा था फिजिक्स के अंदर कि रेट ऑफ चेंज दो तरीके का होता है, एक तो हम एवरेज लिखते हैं और एक इंस्टेंटेनियस लिखते हैं। तो ये वाला कौन सा है? देखो, डेल्टा अगर हम जब भी डेल्टा का सिंबल जब भी हम यूज करते हैं, मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एवरेज की। क्यों? क्योंकि हमने एक टाइम इंटरवल लिया कि 1 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन कितना है। पर अगर मैंने बोल दिया कि कोई सी रिएक्शन हो रही है A प्लस बी, जो कि प्रोडक्ट बना रही है C प्लस डी, और मैंने पूछ लिया कि बताओ 1.8 सेकंड पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, तो क्या यहाँ पे एवरेज निकलेगी कि इंस्टेंटेनियस निकलेगी? याद करो, इंस्टेंटेनियस निकालते थे मतलब डिफरेंशिएशन यूज करते थे। याद करो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट, है ना? तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन भी दो टाइप की होती है, लिख लो। यूनिट दोनों की एक ही होगी, रेट ऑफ रिएक्शन। एक रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एवरेज, जिसके अंदर हम टाइम के इंटरवल के बारे में बात करते हैं कि बताओ रेट ऑफ रिएक्शन 1 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में क्या थी, कितने से इंक्रीज हो रही थी, कितने से डिक्रीज हो रहा था। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, जब भी हम एवरेज की बात करेंगे तो हम बड़े टाइम इंटरवल के लिए चेंज को देख रहे हैं कि बड़े टाइम इंटरवल मतलब 1 से 5 सेकंड के बीच में कितना प्रोडक्ट कम हुआ या कितना रिएक्टेड हुआ, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? डेल्टा, बड़े सिंबल के लिए। ठीक है, पर जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो हम डायरेक्टली क्या पूछेंगे कि बताओ 1.8 सेकंड पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना था या 2.4 सेकंड पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना था। तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते थे डिफरेंशिएशन का, याद करो डी बाई डी टी। ठीक है, तो अगर अब ये मेरा रिएक्शन है A प्लस बी, जो कि मिलकर प्रोडक्ट बना रहा है C प्लस डी, इसके अंदर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है? तो ये रेट ऑफ रिएक्शन में लिख रहा हूं एवरेज वाला रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज, है ना? मान लो किसी ने वैसे पूछ लिया कि बताओ सर रेट ऑफ रिएक्शन 1 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच में कितना था, तब मैं कौन सा निकालूंगा? एवरेज वाला निकालूंगा। ठीक है, तो एवरेज वाला रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा? माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्लियर है सबको? ये तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन था जो अभी अपन पहले से देखते आ रहे थे। पर अगर आप किसी ने मुझसे पूछ लिया कि बताओ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पर, किसी भी टाइम के एक पल पर, है ना? तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन किसी ने मुझसे पूछ लिया बताओ सर 1.8 सेकंड पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब
डेल्टा को क्या करेंगे, ये जो डेल्टा ए है इसका मतलब क्या है, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, है ना। तो ए फाइनल क्या था अभी, ए 10 से लेकर ए 1 से थी, तो ये जो वैल्यू आ रही थी वो बड़ी आ रही थी। अब हमने क्या करा, इतनी पास पास के दो पॉइंट सिलेक्ट करें कि ये जो वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी। तो फिजिक्स में हम छोटी वैल्यू को किससे लिखते थे, डी से। अब छोटी वैल्यू आएगी मतलब छोटे से टाइम के लिए देखा, तो dt को भी क्या लिखेंगे हम, डेल्टा t को भी क्या लिख देंगे, dt। तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए, ये कितना हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ सी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ डी। क्लियर है सबको, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया कैसे लिखना है। है ना, लिख लो। लिख लिया, एक एग्जांपल देखें इसका। आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी लिखना है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी लिखना है, और रिएक्शन आपको दे रखी है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स 2NH3। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी लिखना है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी लिखना है। कैसे लिखोगे, रफ कर दूं ये, रफ कर दे। अब देखो अभी तक हम जो रिएक्शन दिख रहे थे उसमें क्या दिख रहे थे कि A प्लस बी ने मिलकर C प्लस डी बनाया, मतलब यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं था, यहाँ भी कोई कोफिशिएंट नहीं था, यहाँ भी कोई कोफिशिएंट नहीं था और यहाँ भी कोफिशिएंट नहीं था। पर जब कोफिशिएंट आ रहा है, जैसे इस रिएक्शन में कोफिशिएंट आ गया 3 और यहाँ पे कोफिशिएंट आ गया 2, तब क्या करना, तो देखो जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हम क्या करके लिख देंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस तरह से लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, और ये मैं कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं, डेल्टा N2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T माइनस इक्वल्स टू डेल्टा H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब देखो इसका कोफिशिएंट कितना है, कितने मोल्स यूज हो रहे हैं, हाइड्रोजन के 3, तो इसको हम लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे हम इसको, 1 डिवाइडेड बाय। सिमिलरली अमोनिया का हो जाएगा डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा। इसके कोफिशिएंट को कैसे लिखोगे आप, 1/2, मतलब कोफिशिएंट किस फॉर्म में लिखाएगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखकर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। क्लियर है सबको, जो भी कोफिशिएंट होगा वो हमेशा कहां पर आएगा, डिनोमिनेटर में। जो भी कोफिशिएंट होगा रेट ऑफ रिएक्शन लिखते समय कहां पर आएगा, कहां पर आएगा, अरे डिनोमिनेटर में। चलो एक रिएक्शन दे रहा हूं, इसके लिए लिखो छोटी सी रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स 2HCl। इसके लिए अच्छा, ये ऊपर जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है वो एवरेज इसकी इंस्टेंटेनियस,
एवरेज। अगर इंस्टेंटेनियस लिखना रहेगा तो इसी का इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी। डेल्टा और डेल्टा टी को किससे रिप्रेजेंट कर दो, रिप्लेस कर दो डी बाई डी टी से। तो डी बाई डी टी ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू, बोला भी यहाँ पर माइनस में लगाया, माइनस 1/3 डी बाई डी टी ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू 1/2 डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया। क्लियर है? ये कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस। समझ गए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना। जो क्वेश्चन दिया उसके लिए लिख कर बताओ। कर दो रफ। क्या है आंसर बताओ। चलो ग्राफ दिख रहा है सबको। ग्राफ दिख रहा है ना। चलो अगर एक रिएक्शन है जिसके अंदर आर रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बन रहा है पी, तो हमको पता रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखते थे हम, माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। माइनस क्या होता था कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मान लो मैंने शुरू में रिएक्टेंट के 100 मोल्स लिए, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कहां था 100 मोल। अब जैसे जैसे रिएक्शन होना चालू होगी, शुरू में 0 सेकंड पर जब टाइम 0 सेकंड था तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पूरा था 100। जैसे टाइम 1 सेकंड हुआ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ कम होगा, धीरे धीरे टाइम बीतता जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा और एक कंडीशन आएगी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, एक कंडीशन आई कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कांस्टेंट। मतलब रिएक्टेंट टाइम एक्सिस के, ये ग्राफ किसके पैरेलल हो गया, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया। ठीक है। अच्छा, जिस कंडीशन पे जिस टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कांस्टेंट हुआ है वहां पर हम क्या बोलेंगे, क्या मिल गया हमको, याद करो इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हम क्या बोलते थे, जितना रिएक्टेंट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा उतने ही प्रोडक्ट से क्या बनने लगेगा, रिएक्टेंट। ठीक है, तो देखो टाइम के साथ में रिएक्टेंट का ग्राफ इससे चेंज होगा, प्रोडक्ट का ग्राफ कैसे चेंज होगा टाइम के साथ में, कोई बता सकता है? शुरू में प्रोडक्ट कितना होगा, शुरू में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना होगा, वेरी गुड, 0। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी बढ़ता जाएगा। क्या हमेशा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा कि कुछ समय के बाद कांस्टेंट हो जाएगा? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज नहीं होता रहेगा, कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जिस टाइम पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना चालू हुआ उस टाइम पर हम क्या बोलेंगे कि हमको क्या मिल गया है, इक्विलिब्रियम मिल गया। ठीक है, समझ गए सब, क्लियर है?
तो आज हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करा है। अगली क्लास में हम रेट ऑफ रिएक्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। बाय एवरीवन।